पहला प्रश्न है आपके सामने कि फूलों और बीजों की विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। जो फूलों का और बीजों का विभिन्न प्रकार का जो आकर्षक रंग आपको देखने को मिलता है तो ये कौन प्रदान करता है। एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, भौतिक के आधार यह किसका कथन है। बताइए यहाँ पर भौतिक के एक आधार है यह किसका कथन है। सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हर्ट्सले, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुरकिंजे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न की कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका की आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है, यानी उसमें उपस्थित नहीं रहता है। जीवाणु, हरे शैवाल, ईस्ट और कवक। छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जीवाणु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसको क्या कहते हैं। तो आठ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं क्रिस्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। खनिज, जल, प्रोटीन, चर्बी। तो नौ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका भित्ति होती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेल वाल जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं यह होती है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रगव्य बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोणीय गति, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों की आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसका आवर्तकाल है जो कि कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु स्थायित्व बढ़ाने के लिए, तेज चलने के लिए और फिसलने की संभावना को कम हो जाता है। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो देखिए पहाड़ी पर चढ़ते समय कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ झुक कर चलता है, इसका कारण है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका स्थिति बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए एक चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना किया जा रहा है, यानी जो पहले वेग v था अब कितना हो गया तो 2v हो गया। तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा बताइए। यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेग को दुगुना किया जा रहा है, यानी v के जगह पर क्या हो जाएगा 2v² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4v² हो जाएगा, यानी उसका गतिज ऊर्जा है जो कि 4 गुनी हो जाएगा। अगर हम वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिक कार्य कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर दीवार है, दीवार को कोई व्यक्ति है जो कि धक्का दे रहा है और धक्का देने पर दीवार के स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है W=Fs, यानी बल भी लगना चाहिए और बल जो लगाते हैं तो उसमें S मतलब क्या होता है तो विस्थापन होता है, यानी बल लगाने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी होना चाहिए। तो बल तो लगा रहा है लेकिन उस दीवार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तन विस्थापन 0 हो जाएगा और बल में 0 से गुना करेंगे तो 0, वर्क भी 0 हो जाएगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। बताइए यहाँ पर किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या होता है तो स्थिर रहता है क्योंकि एक ही द्रव्य से मिलकर बना रहता है और कण से मिलकर बना रहता है, इससे इसका द्रव्यमान है जो कि स्थिर रहता है। जबकि भार परिवर्तन होता रहता है, हर जगह पर भार है जो कि अलग अलग रहता है। चंद्रमा पर अलग होता है, ध्रुव पर अलग होता है, भूमध्य रेखा पर अलग होता है, तो भार में परिवर्तन होते रहता है लेकिन द्रव्यमान सभी जगह स्थिर रहता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कार्य कब होगा? जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और बल लगाने का परिणाम स्वरूप उसमें स्थिति में परिवर्तन आता है तभी कार्य होता है। तो देखिए 20 kg के वस्तु है और 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जा रहा है, तो देखिए खाली पकड़ कर रखा हुआ है वस्तु को, उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो विस्थापन हो जाएगा 0 हो जाएगा और विस्थापन जैसे ही 0 हुआ तो F गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका द्रव्यमान कितना भी रहो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि शरीर का वजन। देखिए शरीर का वजन से रिलेटेड यहाँ पर बात करना है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए शरीर का जो वजन होता है वो सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव के नज़दीक जाएंगे वजन है जो कि हमारा बढ़ेगा और जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा वजन कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा वजन। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी के सभी VVI प्रश्न है, इसका आने का संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कहाँ पर ठहरता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2L यानी दुगुना कर दिया जाता है, अब तार का प्रतिरोध होगा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले से दुगुना हो जाएगा। जब हम लंबाई को दुगुना करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि स्टील की चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसमें अधिक धारण क्षमता रहता है जिसके कारण उसको चुंबकित करना कठिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ का उसमें चुंबकीय गुण नहीं मौजूद होता है, यानी वह जब उस पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक से आकर्षण या विकर्षण नहीं करेगा, उसमें उसको ही अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कोबाल्ट, पीतल, लोहा, निकेल। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर कोबाल्ट, लोहा, निकेल रहता है, ये चुंबकीय तत्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। बताइए यहाँ पर एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो अपघट्य होता है किसका प्रयोग करते हैं। 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है H2SO4। इसका अणु सूत्र क्या होता है H2SO4। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो चुंबकीय कंपास होता है वह चुंबकीय उत्तर और दक्षिण को इंगित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि शुष्क सेल क्या है। एक तृतीय सेल है, चतुर्थ, प्राथमिक, द्वितीय। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो वैसा सेल जिसका प्रयोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसको ही प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का जो बैटरी होता है वह हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो मोबाइल का बैटरी होता है वह द्वितीयक सेल है। और जो रेडियो का बैटरी देखते होंगे, चाहे घड़ी का बैटरी देखते होंगे, वह प्राथमिक सेल है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसको अलेरी कल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इकोलॉजी में किया जाता है, पारिस्थितिकी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि संसार में पौधे की वितरण का अध्ययन कहलाता है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पेलिनोलॉजी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका संबंध है वृक्षों के अध्ययन तथा झाड़ियों के अध्ययन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्म में वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसके बारे में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि न्यूनतम संभव ताप क्या होगा, यानी सबसे न्यूनतम कम से कम तापमान कितना हो सकता है। तो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, यानी बोलोमीटर से किसका मापन किया जाता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऊष्मीय विकिरण का मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए जैसे कि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, जल वाष्प होने लगता है। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो जल होता है वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए चांदी का जो ऊष्मीय चालकता होता है तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का कितना मान होता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो पारा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस में मान कितना होगा। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इनमें से कोई नहीं। चालन होता है, ये ठोस में होता है चालन, संवहन होता है जो कि द्रव में होता है, विकिरण होता है जो कि गैस में होता है। देखिए चालन जैसे कि ये एक लोहा का टुकड़ा है, इसके हम एक सिरे पर अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे भी गर्म हो जाता है। तो यह चालन विधि के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन देखिए अगर हम किसी केटल में ये केटल हो गया और इसमें हम क्या तो पानी रखे हैं तो नीचे जब हम गर्म करेंगे तो ऊपर भी गर्म हो जाता है। तो ये संवहन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। और सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो विकिरण माध्यम से आता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जैसे सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है वैसा ही फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलना शुरू कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम कण की गति नहीं करती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विकिरण बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार इस सेशन में हम 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखें। बाकी का जो 50 प्रश्न है 51 से लेकर 100 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।